नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, जो हम मूंग की खेती की चर्चा कर रहे हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। पार्ट पहले में हमने श्री गया प्रसाद जी खोरे जो हैं हमारे बहुत ही किसानी में अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कुछ भी मूंग को लेकर दिशा निर्देश दिए थे और जो भी उनका एक छोटा सा पीडीएफ उन्होंने बनाया था उस पर से चर्चा करी थी। पर उस चर्चा में ये चर्चा हम करना भूल गए थे कि मूंग का बीज कितने गहरे पर वो है। भाई साहब, क्या है, सब्सक्राइबर रहते हैं, उनके क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक हो कुछ भी ना छूट पाए। तो भाई साहब, मूंग की अगर आपको गहराई रखना है बुआई करते समय शेड्यूल से, तो आप 1.5 से 2 इंच गहरे से ज़्यादा मूंग ना बोएं। और जहाँ तक हो मूंग आप सूखे में बोने की कोशिश करें, क्योंकि हमें एक पानी की बचत होगी। आप सूखे में बुआई की बात कर ही ली है तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि मूंग बुआई के बाद में जब आप पानी देंगे और जब आपके खेत चलने लायक हो जाएंगे, उस समय पर आप बेलर 32 यानी कि पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर दें अपने खेत में। शायद बेलर 32 में पेंडामेथिलिन वाला ही कंटेन है। तो उससे क्या होगा भाई साहब, जो उगने वाली खरपतवार नहीं रहेगी, 2-3 प्रकार की रहती है, हालांकि वो नहीं उगेगी, तो उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जब मूंग 15 से 20 दिन की होगी तब हम एक हर्बिसाइड डालेंगे। अगर इस टाइम पर डालने के बाद में भी चारा उगा होगा तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम हमारी सीरीज़, जैसे कि वेब सीरीज़ रहती है ना, वैसे मूंग की खेती की सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जो बुआई है वो 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है भाई साहब, जो हल्की सी गर्मी वाला सीज़न रहता है और हम पानी देते हैं, उससे जो नमी बनती है, हल्का सा नमी वाला सीज़न ये रहता है, उसमें मूंग जर्मिनेट बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मूंग जराक में ही जर्मिनेशन कर लेती है, पर अच्छी होती है, रोग रहित रहती है। और रोग रहित से ही मुझे याद आया है कि अगर आप अमावस्या के बाद उजाली रात में अपनी फसल की बुआई करते हैं तो वह भी बहुत अच्छी रहती है। उसी के साथ ही आप एक बात का और ध्यान रखें कि उत्तर से दक्षिण की ओर में आप बुआई करें। अगर गर्मी में शायद हवा की दिशा बदल जाती है, तो गर्मी के दिनों में जिस दिशा की हवा चलें आप उस दिशा में बुआई करें। बुआई जहाँ तक हो 14, 13, 12 इंच पर ही करें। पहले पार्ट में हमने इन सभी विषयों पर चर्चा कर ली है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बाकी अब एक बात पे बहुत 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 ही हम इस मतलब वाले पार्ट में चर्चा करने वाले हैं कि मूंग का खेत आप बखर के ही बोएं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेत जल जाते हैं या चने के खेत रहते हैं, तो वो किसान क्या करते हैं, हम भी पहले ऐसे ही करते थे और अभी भी कुछ कुछ खेतों में ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, हम बिगर बखरे बो देते हैं। खेत में रहती है दड़ाड़, कि दड़ाड़ में जब हम बुआई करते हैं तो उसमें खाद भी चला जाता है, मूंग भी चली जाती है और मिट्टी भी हल्की सी पुरपाती है। तो जब हम पानी देते हैं तो वो पानी दड़ाड़ में भराता है। उसके साथ ही मिट्टी में मौजूद बहुत से पोषक तत्व हैं और जो भी खाद के पोषक तत्व हैं वो सब वो दड़ाड़ों के ज़रिए अंदर चले जाते हैं और खेत भी कड़क रहता है। अच्छे से भुरभुरी मिट्टी बन नहीं पाती है, बढ़िया मिट्टी रहती नहीं है। तो उससे एक समस्या ये भी होती है कि जितने भी किसान हैं जो सूखे में बुआई करते हैं, उनके पौधे उतने अच्छे से बाद में जाकर उठाव नहीं करते हैं। फिर फूल की अवस्था पर भी वो सिंगल डंडी रहते हैं, तो मज़ा नहीं आता। बेहतरीन स्पंज युक्त मिट्टी रहेगी आपकी, बढ़िया नरम सी मिट्टी रहेगी, अच्छी बतर रहेगी उसमें, और आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा रहेगी। तो आपकी मिट्टी जो है वो वैसे ही बगैर कुछ किए पौधे को तंदुरुस्त रखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोग भी नहीं लगेंगे। हम बहुत सी विषयों पर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, उनके वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते। तो मैं ये चर्चाएं आपसे इसलिए कर रहा हूं, जैसे कि अमीनो एसिड हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, फुलविक एसिड हुआ, ये सभी 80% वाले ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें ये सभी कंटेन रहें और एक ही प्रोडक्ट में ये सभी कंटेन मिल जाए। इनसे क्या होता है, जैसे कि जो एसिड्स जो रहते हैं वो पीएच को भी कंट्रोल करके रखते हैं, बढ़िया कम करके रखते हैं। और वहीं जो सल्फ़ेट वाले कंटेन रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट, फेरस सल्फ़ेट हुए, जिंक सल्फ़ेट हुआ, इनका इस्तेमाल जो हम भाई साहब करते हैं यदि, तो इससे भी हमारी मिट्टी भुरभुरी रहती है और मिट्टी में जो ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं वो पहले से मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो बुआई के साथ या बुआई के बाद में या बुआई से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में जैसे कि ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा हुआ और अपना कहना चाहिए पीएसबी के बैक्टीरिया जितने हैं, ये हुए फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, तो इनसे भी क्या होता है कि हमारी मिट्टी में जो
पोषक तत्व रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। और सबसे अच्छा मैं माइको राजा को मानता हूँ, वो इसलिए कि ये क्या करता है, मिट्टी में दूर दूर से पड़े हुए जो हमारे पोषक तत्व रहते हैं, खास करके फास्फोरस, उसे दूर दूर से लाकर जो माइको राजा की फफूंद रहती है वो जड़ों को उपलब्ध कराती रहती है। तो माइको राजा का इस्तेमाल आप अपनी फसल में ज़रूर से ज़रूर करें। जैसे कि टाटा का राले गोल्ड है, उसके अंदर माइको राजा भी होता है, ह्यूमिक एसिड भी होता है, फुल्विक एसिड भी होता है, जो सीवीड्स वगैरह हैं वो भी होते हैं। तो ये बहुत हद तक कम से कम कीमत में भाई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने बीज उपचार के लिए कास्केट की बात करी थी, इस तरह से प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ। ये बात ये है कि मिट्टी का अगर पीएच सही है तो मिट्टी सही है। पीएच से याद आया और मिट्टी सही से याद आया, भाई साहब 2 चीज़ होती है पूरे संसार में, 2 चीज़ समझ लो, एक बीज और एक बीज को जहाँ बोएंगे वो। पशु पक्षी, इंसान, जानवर, मिट्टी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर भी, जितनी भी चीज़ों में जान है वो सभी जो चल रही हैं, थोड़ा धार्मिक बता दे रहा हूँ मैं, वो सभी माता जी का स्वरूप है। माता जी यानी कि माता पार्वती। और जो बीज है वो सभी बीज जितने भी हैं वो सभी शिव के स्वरूप हैं। इस तरह से शिव और माता पार्वती से मिलकर ये संसार उत्पन्न हुआ है। भाई साहब बहुत गूढ़ रहस्य है ये, आप इतनी सी छोटे से शब्दों में जान नहीं पाएंगे। छोटे शब्दों में ये कहता हूँ कि भूमि जो है, ज़मीन है, उसको भी उतना ही अच्छा रखना उतना ही जितना ज़रूरी है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जितना कि हम बीज जो अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं ना, कि यार बीज कौन सा अच्छा मिल जाए तो ज़्यादा एवरेज दे दे तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसी तरह से भाई साहब ज़मीन का भी अच्छा होना ज़रूरी है। सीधी और छोटी बात यही है। हम बात करते हैं बुआई के लिए सबसे अच्छा बेसल डोज। बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं भैया बेसल डोज के बारे में बताओ, बेसल डोज के बारे में बताओ। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मिट्टी के हिसाब से बेसल डोज होता है। सबसे पहले तो आप अपने खेत की मिट्टी लेके जाएं मृदा जांच केंद्र पे, वहां जाकर आप मिट्टी को चेक कराएं कि आपकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। सरकार देखो कुछ फ़ायदे देती है, हमें उनको लेना चाहिए। सरकार मतलब फ्री में दे रही है यार, ले लो, क्या जा रहा है ना। तो वो सब बता देते हैं कि तुम्हारी मिट्टी में तुमको अगर मूंग बो रहा हो तो आपको कौन सा खाद मिलाना है, कितना मिलाना है, क्या करना है। बाकी मोटे मोटे हिसाब पे मैं मेरे अनुभव बताता हूँ और कुछ किसानों से जो कलेक्ट की है वो बताता हूँ। भाई साहब NPK सबसे बढ़िया है मूंग बुआई के लिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, शायद मैं खुद ही हूँ। आप NPK का इस्तेमाल करें, मगर इसमें जैसे NPK 12-32-16 है तो इसमें थोड़े थोड़े कम कम वो रहेंगे। तो जैसे पहली वीडियो में हमारे गया प्रसाद जी ने श्री ने बताया था, बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप जितना बीज ले रहे हैं उससे 3 गुना खाद लें। पर इसमें हमें फास्फोरस कम मिल रहा है, तो इसमें हम थोड़े से NPK अगर ले रहे हैं तो खाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें नाइट्रोजन मिल रही है, उस जो पहले वाले पार्ट में थी उसमें हमने नाइट्रोजन अलग से इंक्लूड करी थी। पर अगर आपने अपने खेत की जो नरभाई है वो बखरी है, मिट्टी में मिलाई है, तो आपको फिर भी यूरिया अपने खेत में मिलाना पड़ेगा। पर फिर भी आप कम यूरिया 10 किलो इस्तेमाल करें, बाद में ना दें, क्योंकि NPK से आपको यूरिया को बुआई के समय मिट्टी में मिलाना ज़रूरी है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाती है। DAP की चर्चा कर ही ली है। इसके बाद में आता है एक NPKS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसमें सल्फ़र भी मिल जाती है। भाई साहब ये भी बहुत मेरे हिसाब से तो बढ़िया प्रोजेक्ट है। और इसमें हमको बोरान भी मिल जाता है। एक प्रोडक्ट है, जैसे कि वो वहाँ कट्टी पड़ी हुई है, जैसे कि ग्रो प्लस की कट्टी है, वो वहीं से चल के बोरेकॉल करके आता है एक प्रोडक्ट, एक जीरोन करके प्रोडक्ट आता है, एक अन्नदाता सल्फोजिंक करके प्रोडक्ट आते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं इनमें 16%, किसी में 14%, किसी में 2% बोरान मिल जाएगा, किसी में 5% कैल्शियम मिल जाएगा, किसी में 19% कैल्शियम मिल जाएगा, 11% किसी में सल्फ़र मिल जाएगी। ऐसे करके ये सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, सस्ते भी पड़ जाते हैं। जैसे कि हम ग्रो प्लस की कट्टी पिछले साल शायद 700 रुपये या 750 रुपये की एक लाए थे, और हम लगभग ग्रो प्लस 80 किलो एकड़ पे मिलाकर बुआई करते हैं। लगभग 14-15 किलो या 13 किलो मूंग एकड़ पे हम लेते हैं उसमें। तो आप इस तरह से भी किसी भी बढ़िया से बने बनाए खाद को भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो बेंटोनाइट सल्फ़र अलग से मिला के और उसमें DAP लेकर, उसमें अलग से यूरिया लेकर, थोड़ा बहुत पोटास का खेत में छिड़काव करके, और जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं
राले गोल्ड वगैरह इनका छिड़काव करके एक बहुत अच्छा सा आप डोज अपने खेत के लिए बेसल डोज बना सकते हैं। मतलब बेसल डोज इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसल डोज अच्छा रहेगा, पौधा मजबूत रहेगा, शुरू से जड़ों में सारे के सारे तत्व मौजूद अगर रहेंगे तो आखिरी में जाकर आपकी मूंग जो मजबूत रहेगी फूल के टाइम पर, तो आखिरी में जाकर उसको रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता रहेगी, तो दिक्कत नहीं होगी। हमने पहले वाले पार्ट में भी चर्चा करी थी कि आप कीट का प्रबंधन करें, उसमें हमने दूसरी दवाई की बात करी थी और इसमें हम कार्बोफ्यूरान की बात कर रहे हैं। आप कार्बोफ्यूरान 5 किलो एकड़ भी मिट्टी में जो लगने वाले कीट हैं जैसे दीमक है और जो भी केंचुए वगैरह है, जो भी इल्ली फिल्ली जितने भी दंदफंद हैं, उनके लिए आप कार्बोफ्यूरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पार्ट में दूसरी दवाई की बात करी थी। भाई साहब जड़ विकास के लिए हमने चर्चा कर ही ली है, जिसमें हमने फुलविक अमीनो और जो भी एसिड थे वो सभी एसिड स्टार्टिंग में लिए हैं उनकी। तो वैसा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर रोकते हैं। पर इस वाले जो पार्ट है इसमें हमने बेसल डोज पे चर्चा कर ली है मोटी मोटी कि क्या क्या मिलाते हैं क्या क्या नहीं मिलाते हैं। अगले पार्ट पे हम स्प्रे की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा है कि आप स्प्रे की बारे में बताइए, कीटनाशक फफूंदनाशक के पूरा शेड्यूल बताइए, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पर भाई साहब स्प्रे क्या है ना, जैसे कीटनाशक है, कीट में 2 प्रकार के, एक मक्खी वाले कीट होते हैं, इल्ली होती है, और इल्ली भी कुछ जबड़ होती है। जैसे पिछले साल मारू का लग गई थी, हालांकि हमने तो कंट्रोल कर दी थी उसको, पर कुछ लोगों से हुई नहीं थी। तो इसलिए क्या है, हैवी डोज मैं बताना नहीं चाहता हूँ। शुरू में जो हल्के से हल्के डोज दवाई के चलते हैं वो ही चलते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको डोज बताऊंगा, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्हें कन्वर्ट करेंगे, और इन्हीं कीटनाशक फफूंदनाशक में हम जोड़ेंगे NPK को और टॉनिक को की भी, कब कौन सी टॉनिक हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो पार्ट है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप शेयर करना, पहला वाला पार्ट भी देखना, आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।